हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीआईसी एलटी ग्रेड एम लेक्चरर की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। जनरल स्टडीज में आज है डे 41 प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, तो आप जानते हैं कि 3 दिन में प्रैक्टिस कराता हूँ, 3 दिन टॉपिक वाइज मैटर चलते हैं। तो अभी तक हम 40 प्रैक्टिस करा चुके हैं, 41वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। कल संडे था, कल के डेट में टेस्ट हुआ। बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है टेस्ट में। मतलब आप जानते हैं कि 3 दिन टॉपिक वाइज, 3 दिन प्रैक्टिस, उसके बाद संडे को टेस्ट होता है। तो संडे को जो कल टेस्ट हुआ था उसमें बहुत अच्छा स्कोर साथियों ने किया, जिसको देख करके मुझे बहुत खुशी हुई और उनके उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामनाएं देता हूं। और अभी मैं आपको ये ऑफर करता हूं, अगर अभी तक आप इस ग्रुप में ना जुड़े हों और टेस्ट को पार्टिसिपेट ना कर रहे हो तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आपके जीआईसी एलटी ग्रेड लेक्चरर, आपके जीडीसी एग्जाम में जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और साथ ही साथ आने वाले कोई भी जो शिक्षक भर्ती होगी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे कोई भी हो, उसमें जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप जीएस से बच नहीं सकते, बट स्मार्टली उसको हमको तैयार करना है। अगर नहीं करते हो तो रेगुलरली अब जुड़ जाइए, आप तैयारी में बिल्कुल भी कोताही मत करिए, ठीक है। जो ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन हैं। अब मैं आगे जो फैक्चुअल चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको भी जो एग्जाम्स में नहीं आए हैं उनको भी ऐड करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस रखा है, एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में आप जुड़ जाइए। वहां पर आप पढ़ाने के बाद कंप्लीट पीडीएफ वहां पर भेज दी जाती है। संडे को वहां पर टेस्ट होता है, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती रहती है। ये वीडियो को शुरू करते लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर है, 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया? ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प भैया तेलंगाना। ठीक है, 2 जून 2025 को भारत के तेलंगाना राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था। ठीक है, इस नए राज्य को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, तो ये रहा आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन। मित्र आगे बढ़ते लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ कूट है, ऋग्वेद में 1028 संस्करण है। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो आपका ऑप्शंस है, केवल एक सही, केवल 2 सही, 1 और 2 दोनों सही, ना तो 1 ना तो 2। तो सही विकल्प क्या है यहाँ पर? ये है सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। मित्र यहाँ पर जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है, ये ऋग्वेद में 1028 संस्करण होते हैं। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जीडीसी के एग्जाम में, इसीलिए इसको शामिल किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है अलग अलग। मैं बार बार कहता हूँ, देखो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, कोई जरूर नहीं कि हुबहू क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए। ठीक है, आपको घुमा फिरा करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए जो भी मैं ऑप्शन से संबंधित डीप चीज़ों को बताता हूँ उनको आप जरूर तैयार करें। अगर अभी तक पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन ना करें हो तो बिल्कुल भी गलती मत करें, उसको ज्वाइन करें, रेगुलर टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, आप देखें और साथ ही धमाल मचा रहे, आप कहीं पीछे ना छूट जाएं। ठीक है, सम्राट हर्षवर्धन का कौन सा अभिलेख उसके स्वयं के हस्ताक्षर से युक्त है? तो मधुबन लेख, बांसखेड़ा लेख, नालंदा लेख, सोनीपत लेख। आपको बताना है क्या सही विकल्प है। सही विकल्प है भैया बांसखेड़ा लेख। ठीक है, सम्राट हर्षवर्धन की बांसखेड़ा व मधुबन। हर्ष ने बाणभट्ट, मयूर, दिवाकर और होहेन-सांग आदि विद्वानों को संरक्षण दिया। ये स्वयं विद्वान थे, इन्होंने जो है रचनाएं किया, कई नाटक लिखे, जैसे प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, इनकी प्रसिद्ध नाटक हैं। ठीक है, किसके? हर्षवर्धन साहब के। तो ये बात आप समझ लीजिए। कभी यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो है हर्षवर्धन रचित नाटक कौन है? ठीक है, ऑप्शन में दे देगा, आपको फिर बताना होगा। और उसके बाद कभी कभी ये क्वेश्चन भी दे देगा कि कौन विद्वान जो है हर्षवर्धन के जो है संरक्षण प्राप्त था या हर्षवर्धन से संरक्षण प्राप्त। इस तरीके से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इसलिए आप जो है क्वेश्चंस के अतिरिक्त चीज़ें बताई जाती हैं उनको आप इग्नोर ना करें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं भैया। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? बात हो रही है सूफीवाद से संबंध नहीं है। कौन से 4 शब्द हैं यहाँ पर देखें? उलेमा और खानकाह, शेख, समा। तो सही विकल्प यहाँ पर है भैया उलेमा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर सही तो उलेमा है, लेकिन ये तीनों शब्द, यानी उलेमा का संबंध सूफीवाद से नहीं है, लेकिन ये तीनों शब्द जो हैं इनका संबंध जो है सूफीवाद से है। तो यहाँ पर खानकाह का मतलब क्या होता है? खानकाह का मतलब होता है सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें शेख की
तो शेख जो है सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन हेतु अधिकृत व्यक्ति होता है, ठीक है, उसको शेख कहते हैं। और अगर हम बात करें समा की, तो समा कौन होता है? समा एक सूफी समारोह या संगीत आधारित अनुष्ठान है, ठीक है। लेकिन जो उलेमा है ये इसका सीधा संबंध किसी जो है सूफीवाद से बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उलेमा इस्लाम के धार्मिक कानून है, मतलब जो शरीयत होता है उसके विद्वान होते हैं, और सूफीवाद का प्रत्यक्ष संबंध उलेमा से नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है भैया 1906 ईस्वी में बंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महान व्यक्ति कौन था? 4 विकल्प आपको बताना है। दादा भाई नौरोजी, डी.के. कर्वे, एस बंगाली, वी.एम. मालावारी। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है डी.के. कर्वे। क्या सही विकल्प है? डी.के. कर्वे साहब, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 1906 में जो बंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी उसके पीछे किस महान शख्सियत का हाथ था? तो कौन थे वो? डी.के. कर्वे साहब थे, ठीक है। प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कराने में, महिला विश्वविद्यालय स्थापना कराने में उन्होंने सहयोग किया, और इन्होंने शिक्षा के साथ साथ विवाह, जो कि विधवा विवाह का जो आंदोलन चल रहा था उस पर भी इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी उस सोच से ये लड़े जिस सोच में ये माना जाता था कि विधवाओं को दोबारा जो है मतलब पति मर गया तो उनको जीवन जीने का अधिकार नहीं है, ठीक है। उस सोच से ये लड़े कि विधवा होने के बाद भी उसकी दोबारा से शादी करा करके इज्जत के साथ उस महिला का जो है सम्मान हो, समाज में वो जी सके, उस सोच से लड़े थे, ठीक है। एक महान हस्ती थे। 1893 ईस्वी में विधवा विवाह मंडली की स्थापना इन्होंने किया, और 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना किया। मतलब उस सोच से इन्होंने बहुत संघर्ष किया, ठीक है। सम्मान इनको दिया गया 1955 में पद्म विभूषण का, ठीक है। और जो है 1958 में इनको भारत रत्न भी दिया गया। एक महान शख्सियत थे। तो कभी यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो है डी.के. कर्वे साहब को जो है भारत रत्न कब दिया गया था, ठीक है। तो यह भी बन सकता है, इसलिए आप इन पर विशेष ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था? तो ये है M.A. जिन्ना, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो सही विकल्प क्या है आपको बताना है। सही विकल्प है भैया यहाँ पर ए, M.A. जिन्ना साहब, ठीक है। जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में जो है स्वराज दल की स्थापना किया, ठीक है। दल ने कांग्रेस के कार्यक्रम स्वीकार किए, परंतु काउंसिल चुनाव में भाग लेने का मार्ग चुना, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। किसने? M.A. जिन्ना का मतलब क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है जून 2025 में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है। ये है आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टी वेंकटेश्वर, एस महेंद्र देव, के रामराजन, एल निरंजन, ठीक है। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया एस महेंद्र देव, ठीक है। जून 2025 में जो प्रख्यात अर्थशास्त्री एम महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है। इन्होंने डॉक्टर विवेक देव राय का स्थान लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है भैया, भारत के संविधान में दी गई विषय सूचियों में उन विषयों पर जो किसी सूची में सम्मिलित नहीं है कौन कानून बना सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, संघीय संसद और राज्य विधानमंडल, क्षेत्रीय परिषद। तो सही विकल्प है भैया संघीय संसद। कौन बना सकता है? हमारा संसद, ठीक है। और संविधान की जो सप्तम यानी 7वीं अनुसूची है, जो है 3 सूचियाँ दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर हम बात करें संघ सूची में जो विषय तो संख्या है 100, राज्य सूची में 61, ठीक है, समवर्ती में 52 विषय हैं। संघ सूची पर संसद, राज्य सूची पर राज्य और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो जो विषय किसी सूची में नहीं है, अनुच्छेद 248 के अधीन अपशिष्ट शक्तियां हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है भैया, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें एवं उन्हें क्रमबद्ध रूप से रखें। विधि, विधेयक, प्रस्ताव, अधिनियम। 4 विकल्प है, ठीक है। तो ये मतलब 4 शब्द हैं, इनको इन विकल्पों के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से आपको रखना है। तो इसमें जो सही है वो है भैया सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, संसद मुख्यतः कानून बनाने वाली संस्था है, ठीक है। कोई भी प्रस्ताव कानून पहले प्रस्ताव के रूप में आता है, ठीक है। कोई भी प्रस्तावित जो कानून होता है वो पहले किस फॉर्म में आता है? प्रस्ताव के रूप में। तो पहला क्या हो गया?
प्रस्ताव। ठीक है, प्रस्ताव विधेयक यानी बिल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, विधेयक। ठीक है, ये बिल के रूप में पहले नंबर पर कौन आया, ए, दूसरे पर ए आ गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर जो है क्या होता है, संसद में पारित होकर के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर यह अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अधिनियम। पहले प्रस्ताव आया, फिर उसका जो है बिल बना यानी विधेयक पेश किया गया, फिर उसके बाद जब स्वीकृति मिली जो है राष्ट्रपति की तो अधिनियम बन गया, और उसके बाद फिर अंततः यह क्या बन जाता है, कानून, जिसे विधि कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है कानून का रूप ले लेता है, और इसी तरीके से इसका सही क्रम है प्रस्ताव, विधेयक, अधिनियम और विधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था, शांता कुमार, सी रंगराजन, वाई बी रेड्डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 विकल्प है, आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है सी, वाई बी रेड्डी। ठीक है, ये 14वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 2 जनवरी 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष वाई बी रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। 4 विकल्प है, गोदावरी, ताप्ती या तापी, जो है कावेरी या कबाम। तो आप जानते हैं कि इसका जो सही विकल्प है वो है ताप्ती। ठीक है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलकर भ्रंश घाटी से होकर खंबात की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, तो इसका संबंध पश्चिमी घाट से बिल्कुल नहीं है। अगर हम बात करें गोदावरी की, तो गोदावरी भैया पश्चिमी घाट से निकलती है, जो कि त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है, वहाँ से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और कावेरी की अगर हम बात करें तो कावेरी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, जो कि कर्नाटक में है, ये भी पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है। तो यहाँ पर देखो भैया 4 विकल्प है, पुलिकट, चिल्का, कुलेरू और किली बेली। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है चिल्का। क्या सही विकल्प है, चिल्का सही विकल्प है। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैंगून झील चिल्का है, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में है। कहाँ पर, उड़ीसा में है। ठीक है, तो 1981 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल की गई है। यह झील पूरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली है। कहाँ कहाँ, पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में। ठीक है, पुलिकट झील जो है, अगर हम बात करें पुलिकट झील की, तो यह जो है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है, कुलेरू जो है ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है, और किलीबेली ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इस तरीके से फिलहाल यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है चिल्का। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तट कोची बंदरगाह से संबंधित है। मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प क्या है भैया, मालाबार तट। ठीक है, उम्मीद है कि आप सब वीडियोज को लाइक कर दिए होंगे, शेयर कर दिए होंगे अपने दोस्तों में। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, हाइप तो करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है मालाबार तट। कोची बंदरगाह अरब सागर के किनारे मालाबार तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे ठंडा स्थान। ठीक है, यहाँ पर देखिए हैलीफैक्स, शिकागो, सियाचिन, वर्की यांग। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है उसके अकॉर्डिंग, चूँकि विकल्प के अकॉर्डिंग सही विकल्प है यहाँ पर क्या, वर्की यांग। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा मित्र, अंटार्कटिका में स्थित बोथोक स्टेशन, जहां जो है 1983 में -89.2 डिग्री का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था, परंतु अस्थायी रूप से बसे हुए स्थानों में सबसे ठंडा जो है वो रूस का जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है उसमें वर्खोयांग, जो कि ये है। ठीक है, जिसे विश्व का सबसे ठंडा टैगा क्षेत्रीय स्थान माना जाता है। अगर हम बात करें सियाचिन की, तो सियाचिन जो है भैया ये भारत का सबसे ठंडा स्थान है। क्या है, भारत का सबसे ठंडा स्थान है सियाचिन ग्लेशियर, जहां तापमान लगभग -50 डिग्री के नीचे तक चला जाता है। ठीक है, हैलीफैक्स जो कि कनाडा में है, कनाडा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित यह एक ठंडा तटीय शहर है। और शिकागो की हम बात करें तो शिकागो भैया कहाँ पर है, ये जो है
विंड सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। ये मिशिगन झील के पास में स्थित है, जो कि अमेरिका में है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ये जनजातियाँ हैं, ये स्थान है, मतलब कौन से स्थान पर कौन सी जनजाति पाई जाती है। पिग्मी जनजात जो कि कांगो बेसिन में, इनू जापान में, अंगामी नागालैंड, किर्गिज सूडान में। तो आपको बताना कौन सी जनजात जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी जिस स्थान पर पाई जाती है सही दर्शाया नहीं गया है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया यहाँ पर किर्गिज। ठीक है, किर्गिज जो जनजाति है उस सूडान में नहीं पाई जाती, बल्कि कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है मध्य एशिया के किर्गिस्तान में। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है ये, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, मोनोकल्चर किसकी विशेषता बताता है। स्थानांतरण खेती की, निर्वाह खेती की, विशिष्ट बागवानी की, वाणिज्यिक अनाज खेती की। तो सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है यहाँ पर भैया डी, यानी वाणिज्यिक अनाज की खेती। देखो एकल कृषि जो यानी मोनोकल्चर जिसे कहते हैं, उसमें किसी विशिष्ट भूमि या खेत पर एक समय में केवल एक ही फसल उगाई जाती है। यह अवधारणा पशुधन पर भी लागू होती है। ठीक है, एक समय में केवल एक ही प्रजाति का प्रजनन होता है। औद्योगिक खेती और जैविक खेती दोनों में मोनोकल्चर का व्यापक उपयोग होता है। इसका लाभ क्या होता है, रोपण, प्रबंधन और कटाई में मशीनरी से दक्षता बढ़ती है। जोखिम इसका क्या रहता है, कीट पतंगे जो है का इनका प्रभाव बढ़ जाता है और जैव विविधता घटती है। ठीक है, तो वाणिज्यिक अनाज की खेती यहाँ पर सही विकल्प है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी सोन चिरैया के कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है। ठीक है, सिद्धार्थनगर में, झुंझुनू में, जैसलमेर में, ग्वालियर में। तो सही विकल्प क्या है आपको बताना है। सही विकल्प है भैया सी, जैसलमेर में। ठीक है, तो जैसलमेर के मरुभूमि जो राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी सोन चिरैया मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। ठीक है, वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में ये सूचीबद्ध है। ठीक है, IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में इसको रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर है गंगा डॉल्फिन सेंचुरी जो कि संत कबीर नगर में है, और भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान जो कि बरेली में है, पक्षी सेंचुरी जो कि भरतपुर में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन के माध्यम से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस को आप समझते हुए आप इनको जरूर जो है PDF ग्रुप ज्वाइन करें, जरूर इनको याद करके आप रखें। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया गंगा डॉल्फिन सेंचुरी जो कि पहला है। संत कबीर नगर में नहीं है, बल्कि ये सुल्तानगंज भागलपुर बिहार में है। ठीक है, बाकी भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है, पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर जो कि केवलादेव में है, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो कि करनाल में। ठीक है, लेकिन ये जो है आपका पहला विकल्प सही है, और ये संत कबीर नगर में नहीं है, बल्कि सुल्तानगंज भागलपुर बिहार में है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किस भारतीय महिला को टाइम्स पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है, क्या वुमेन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया। पहला डॉक्टर अरुणिमा पॉल, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मा, डॉक्टर निरंजना सेठ, डॉक्टर मधुरिका बनर्जी। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखें मित्र। इसमें सही विकल्प है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, असम की जीव विज्ञानी एवं संरक्षणवादी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, जिन्हें वुमेन ऑफ द ईयर सूची में नामित किया गया। ठीक है, और सूची में नामित होने वाली एकमात्र भारतीय महिला है। ठीक है, इन्होंने लुप्तप्राय जो हरगिला जैसे ग्रेटर एडजस्ट स्टार्क के संरक्षण हेतु इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध प्रयास किए। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व यानी पिच है, जो निर्भर करता है किस पे, तीव्रता पर, आवृत्ति पर, गुणता पर, आयाम पर। ठीक है, तो सही विकल्प क्या है आपको बताना। सही विकल्प है बी, आवृत्ति पर। ठीक है, तारत्व यानी पिच ध्वनि को मोटा या पतला या तीक्ष्ण बनाता है। पिच सीधे सीधे ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, और आवृत्ति बढ़े तो पिच बढ़ती है, और जो है बच्चों और स्त्रियों की आवाज़ में पिच सामान्यतः अधिक होती है और पुरुषों की कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेशन से नहीं टूटता है। बात हो रही किसकी, जो है कौन बहुलक जो है जैव निम्नीकरण से नहीं टूटता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प है, सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन और जो है PVC। तो सही विकल्प है PVC। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा PVC यानी प्लास्टिक, गैर
जैव निम्नीकरण जो कि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ाता है, ठीक है। ये पीवीसी यानी प्लास्टिक, इसीलिए इसको बैन किया जाता है। सेलुलोज, स्टार्च और प्रोटीन जैव निम्नीकरण हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये विकल्प आपका सही होता है, ठीक है। थोड़ा सा जान लीजिएगा, जैव निम्नीकरण जो कि प्राकृतिक जिसके एजेंट होते हैं कवक, बैक्टीरिया यानी यूवी आदि द्वारा ये विघटित कर दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाले व्हेलों में विशालतम है? तो फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल और हम्प्सबैक व्हेल, ठीक है। तो सही विकल्प इसका क्या है आपको बताना। सही विकल्प है सी, यानी क्या, स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल दांत वाली व्हेलों से बड़ी होती है और वयस्क नर की औसत लंबाई 16 मीटर की होती है। कितनी? 16 मीटर की, ठीक है, लगभग 52 फीट, ठीक है, तक होती है। इनकी संभावित जो आयु होती है 70 वर्ष और इनका अधिक वजन होता है लगभग 35 से 45 टन। सोचने वाली बात है ये, भगवान। संरक्षण स्थिति चिंताजनक है, कई क्षेत्रों में जोखिमग्रस्त हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता है यानी यूनिवर्सल डोनर है? बी समूह, ओ समूह, ए बी समूह और ए समूह। तो आपको बताना है भैया कि कौन सा ऐसा है जो कि सबको खून दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है बी, यानी ओ समूह। ये सबको पता है, जो है सार्वत्रिक दाता है। और ए बी जो कि सार्वत्रिक ग्राही है, ले तो सबसे सकता है ए बी, लेकिन सबको नहीं दे सकता। और ये जो है सबको दे सकता है। ए समूह में लाल रक्त कणिकाओं पर ए बी प्रतिजन नहीं होते, इसलिए सर्वत्र दान संभव होता है, ठीक है। एबीओ रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लेमनस्टीनर ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से नहीं होती है? तो मलेरिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया और टेटनस। तो सही विकल्प यह है मलेरिया, ठीक है। मलेरिया जो कि प्रोटोजोआ द्वारा वाहक मादा एनोफ्लीज मच्छर द्वारा ये लिया जाता है यानी फैलाया जाता है। टाइफाइड, डिप्थीरिया और टेटनस यानी ये तीनों क्या हैं? ये बैक्टीरिया जनित रोग हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीवों की खोज में एंटोनी वान ल्यूनह्युक का योगदान बहुत ही उल्लेखनीय रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। WWW का फुल रूप क्या है? वेब पार्किंग विंडो, विंडो वर्ल्ड स्पाउट, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वर्किंग वेब। तो सही विकल्प क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन गलतियां भी हो सकती हैं, इसीलिए इनको शामिल किया गया। वर्ल्ड वाइड वेब आपस में जुड़े हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट से प्राप्त करने की प्रणाली है और इसके प्रवर्तक सर टिम बर्नर्स-ली ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, वो हैं। अब आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। ये है मौद्रिक नीति, ठीक है। राजकोषीय नीति के विपरीत राजकोषीय नीति का पूरक, मंदी के दौरान अधिक प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया डी, यानी प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय। मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा निर्मित या जारी राजकोषीय नीति का पूरक है, ठीक है। उद्देश्य इसका क्या है? प्रभावी मांग का प्रत्यक्ष नियंत्रण करना। रेपो जो रेपो के रूप में CRR, SLR और ओपन मार्केट ऑपरेशन आदि जो है औजारों से इसको क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है भैया, फसलों में बोर्डेक्स मिश्रण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? बोर्डेक्स मिश्रण की बात हो रही है, किस रूप में किया जाता है? तो खरपतवार नाशी, कीटनाशी, फफूंदनाश, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प यहाँ पर है सी, यानी फफूंदनाश, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, बोर्डो जो कि बोर्डेक्स मिश्रण फफूंदनाशी है। संरचना इसका कॉपर सल्फेट प्लस चूना प्लस पानी द्वारा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। नृसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा, ठीक है, कहाँ पाई गई है? चांदपुर में, दुधई में, देवगढ़ में, चंदेरी में। तो सही विकल्प है दुधई में, ठीक है। कहाँ पर भैया? दुधई में, उत्तर प्रदेश, ललितपुर जिले के दुधई गांव में नृसिंह की 35 फीट ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा मिली है। प्रतिमा में शेर का मुख और मनुष्य का शरीर हिरण्यकश्यप वध दृश्य को दर्शाया गया है, ठीक है। क्षेत्र में गुप्तकालीन अनेक मूर्तियां व मंदिर विद्यमान हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। जवाबित थे धार्मिक नियम, धर्मनिरपेक्ष नियम, मुसलमानों के लिए कानून, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है आपको बताना, सही विकल्प है बी, यानी जवाबित थे
धर्मनिरपेक्ष नियम। ठीक है, जवाबित जो कि फारसी शब्द है, इसका अर्थ होता है राज्य के नियम या धर्मनिरपेक्ष निर्णय। ठीक है, मुगल शासन में शाही धर्मनिरपेक्ष फरमानों को जवाबित कहा गया। ठीक है, औरंगजेब ने अनेक शाही जवाबित जो जारी किए, जैसे संग्रह इनका जो है जवाबित आलमगीरी के नाम से था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। ये है भैया, निम्न में से कौन जल की लवणता प्रवणता यानी सैलिनिटी ग्रेडियंट को दर्शाता है? थर्मोक्लाइन, हाइलोक्लाइन, पाइक्लोक्लाइन और कोमोक्लाइन। तो सही विकल्प क्या है आपको? सही विकल्प है आपका बी यानी हाइलोक्लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हाइलोक्लाइन जो है सही जो आपको दर्शा रहा है जल की लवणता और प्रवणता को दर्शा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें थर्मोक्लाइन का तो ये जो है ताप प्रवणता को दर्शाता है। ये ठीक है, थर्मोक्लाइन क्या दर्शाता है? ताप प्रवणता को। ठीक है, अगर हम बात करें पाइक्लोक्लाइन का तो ये घनत्व प्रवणता को जो है प्रवणता को बताता है। किसको? घनत्व प्रवणता को। अगर हम बात करें केमोक्लाइन तो रासायनिक संरचना से या घुले तत्वों की प्रवणता को दर्शाता है। तो इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अगर अभी तक आप पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन ना किए हों तो आप कर लीजिएगा, जो है ग्रुप में जुड़ जाइए और अपनी पढ़ाई को करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।